जरा कल्पना कीजिए, एक ही तारीख है, दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला, मतलब कभी न डूबने वाला जहाज गहरे समंदर में समा जाता है। उसी तारीख को अंतरिक्ष विज्ञान में इंसान की सबसे बड़ी छलांग सफल होती है। और एक ऐसी जगह जहां एक बच्चे को स्कूल की कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता है, वही बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का विशाल संविधान लिख डालता है। वो तारीख है 14 अप्रैल। बिल्कुल। ठीक है, तो आइए इस विषय की परतें खोलते हैं। आज के हमारे इस अध्ययन का मिशन सिर्फ इतिहास की कुछ घटनाओं या तारीखों को याद करना नहीं है। इसका मकसद है इस एक तारीख में छिपी उन ऐतिहासिक परतों को खोजना जो अक्सर भारी भरकम सिलेबस और मोटी-मोटी किताबों में कहीं दब जाती हैं। हमारे पास आज कुछ बेहद महत्वपूर्ण नोट्स और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। हाँ, और ये बात शुरुआत में ही स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज के हमारे जो दस्तावेज हैं वो केवल तारीखों या सालों की एक लंबी सूची नहीं है। सही कहा। मतलब ये एक ऐसा कैनवस है जो हमें दिखाता है कि कैसे इंसानी सोच, व्यवस्थाओं की विफलताएं और उन विफलताओं से लड़कर वापस उठने का लचीलापन, जिसे हम रेजिलियंस कहते हैं, वो पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। जब हम इन नोट्स को गहराई से देखते हैं तो हम केवल एक कैलेंडर नहीं पढ़ रहे हैं, हम मानव जाति के संघर्षों और उससे उपजी सफलताओं की पूरी डिकोडिंग कर रहे हैं। तो चलिए इस कैनवस के सबसे प्रभावशाली हिस्से से शुरुआत करते हैं। तारीख है 14 अप्रैल 1891। मध्य प्रदेश का मऊ। सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल के घर एक बच्चे का जन्म होता है, उनके 14वें बच्चे का। हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। एग्जैक्टली। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। रिसर्च पढ़ते हुए उनके शुरुआती जीवन के जो विशिष्ट विवरण सामने आते हैं, मतलब वे सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। बिल्कुल है। उन विवरणों में उस समय के समाज की एक बहुत ही कड़वी, कह सकते हैं कि एक डरावनी सच्चाई छिपी है। सोचिए, एक छोटा बच्चा है जिसे स्कूल में प्यास लगती है, लेकिन उसे मटके को छूने की इजाजत तक नहीं है। पानी पीने के लिए किसी सवर्ण चपरासी का इंतजार करना पड़ता है। कितनी अजीब बात है ना। वही तो, वो चपरासी दूर से ऊपर से पानी गिराता है, तब जाके वो बच्चा अपनी प्यास बुझा पाता है। और सबसे भयानक बात जो मुझे लगी वो ये है कि अगर वो चपरासी उस दिन छुट्टी पर है तो उस बच्चे को पूरे दिन बिना पानी के प्यासा ही रहना पड़ता है। मतलब नो प्यून नो वाटर। ये बहुत ही गहरा आघात है। हाँ, मैं सोच रहा था कि बचपन की ये जो आघात है, ये जो ट्रॉमा है, ये किसी प्रेशर कुकर की तरह हो सकता था। एक ऐसा कुकर जिसमें रोज रोज के अपमान से नफरत और गुस्से की भाप भर रही हो और जो किसी भी दिन फट सकता था। लेकिन इसके बजाय ये ऊर्जा एक संकल्पित और अकल्पनीय बौद्धिक शक्ति में बदल गई। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि उन्होंने उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से लड़ने के लिए गुस्से या हिंसा का रास्ता नहीं चुना। उन्होंने शिक्षा का रास्ता चुना, और ये कोई साधारण शिक्षा नहीं थी। शिक्षा उनके लिए सबसे बड़ा, सबसे धारदार हथियार बनी। बिल्कुल। मतलब उस दौर की कल्पना करना भी मुश्किल है। एक अछूत समझे जाने वाले बच्चे के लिए भारत में ही बुनियादी शिक्षा पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उन्होंने न केवल भारत में बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों से पढ़ाई की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र और कानून में डॉक्टर की डिग्रियां हासिल की। अरे वाह। और यहाँ पर बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा दी गई स्कॉलरशिप का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस आर्थिक मदद के बिना शायद ये सफर बहुत अलग होता। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो स्कॉलरशिप केवल एक आर्थिक मदद नहीं थी। इसे इस तरह से समझना चाहिए कि उस समय के समाज में एक बहुत ही छोटा लेकिन प्रगतिशील हिस्सा ऐसा था जो जन्म से परे जाकर केवल प्रतिभा को देख रहा था। वो टैलेंट को पहचान रहे थे। एग्जैक्टली। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ये समझ रहे थे कि राज्य का विकास तभी होगा जब समाज के निचले तबके के मुनहार लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। एक दलित छात्र के लिए उस समय समंदर पार जाकर अर्थशास्त्र पढ़ना ये सोचना भी असंभव था, लेकिन वो अवसर दिया गया और उसी अवसर से भारत के सामाजिक और आर्थिक भविष्य की नींव पड़नी शुरू हुई। ये सच में प्रेरित करने वाला है। अब अगर हम समय में थोड़ा आगे बढ़ें तो साल आता है 1927 और हम देखते हैं महाड़ सत्याग्रह। हाँ, महाड़ का सत्याग्रह। अक्सर मतलब स्कूली किताबों में इसे बस एक तालाब से पानी पीने के संघर्ष के रूप में एक छोटे से पैराग्राफ में समेट दिया जाता है, लेकिन आज के हमारे स्रोत बताते हैं कि ये केवल पानी की लड़ाई नहीं थी। एकदम सही कह रहे हैं आप।
पानी तो सिर्फ एक प्रतीक था, एक माध्यम था। महाड़ सत्याग्रह की असल लड़ाई एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सत्य को स्थापित करने के लिए थी। मतलब एक तरह का माइंडसेट बदलने की कोशिश थी। बिल्कुल, ये साबित करने के लिए कि अछूत भी इंसान है, उनकी भी भावनाएं हैं और सार्वजनिक संपत्तियों पर उनका भी समान अधिकार है। ये सदियों से चली आ रही उस मान्यता को तोड़ना था कि किसी के छूने मात्र से पानी अशुद्ध हो सकता है। और इसी आंदोलन के दौरान मनुस्मृति का दहन किया गया। ये एक बहुत बड़ा और कड़ा प्रतीकात्मक कदम था। मतलब ये सिर्फ कुछ कागजों को जलाना नहीं था, बल्कि उस पूरी व्यवस्था और उस वैचारिक सोच को खारिज करना था जो जन्म के आधार पर इंसान इंसान में फर्क करती है। हाँ, और ये वो मोड़ था जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक न्याय की लड़ाई केवल याचिकाओं से नहीं लड़ी जा सकती। हाँ, इसके लिए सीधे टकराव और व्यवस्था की जड़ पर वार करने की जरूरत है। और इसी संघर्ष की अगली कड़ी हमें 1932 के पूना पैक्ट में देखने को मिलती है, जहां एक अलग ही तरह का वैचारिक टकराव सामने आता है। एक सेकंड। मुझे यहाँ थोड़ा उलझाव महसूस हो रहा है। इतिहास के इस मोड़ पर आज भी बहुत बहस होती है। एक तरफ महात्मा गांधी थे जो यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठे थे, और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर थे। हाँ, दोनों ही नेता अपने अपने तरीके से समाज की भलाई चाहते थे। फिर इतना बड़ा वैचारिक टकराव क्यों? मतलब इसमें महात्मा गांधी को क्या खतरा दिख रहा था और डॉक्टर अंबेडकर की मुख्य मांग क्या थी? ये बहुत ही सटीक सवाल है। इसे समझने के लिए हमें उस समय के अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट के मैकेनिज्म को समझना होगा। अच्छा। वो क्या था? डॉक्टर अंबेडकर की मांग थी कि दलितों को अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल मिले। इसका सीधा सा मतलब था कि दलित उम्मीदवार के लिए केवल दलित मतदाता ही वोट करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि सदियों से दबे कुचले समाज को मुख्य धारा में लाने और उनकी राजनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो फिर गांधी जी इसके खिलाफ क्यों थे? गांधी जी का नजरिया अलग था। उन्हें लगता था कि अगर हिंदू समाज को राजनीतिक रूप से इस तरह बांट दिया गया तो ये विभाजन हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। उनका मानना था कि अछूतपन हिंदू समाज का एक कलंक है जिसे समाज को खुद सुधारना होगा, और अगर राजनीतिक रूप से अलग कर दिया गया तो समाज कभी एक नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ओह, तो ये एक तरह से सुरक्षा बनाम एकता की बहस थी। दोनों के अपने ठोस तर्क थे। कोई सही या गलत नहीं, बस नजरिए का फर्क था। बिल्कुल। और अंत था एक समझौता हुआ जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें एक बीच का रास्ता निकाला गया। अलग निर्वाचक मंडल की मांग को छोड़ दिया गया, लेकिन इसके बदले में प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या काफी बढ़ा दी गई। यहां अब आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार दलित होगा, लेकिन वोट सभी वर्गों के लोग देंगे। निष्पक्ष रूप से देखें तो इस पैक्ट ने भारतीय राजनीति, चुनावी प्रक्रिया और प्रतिनिधित्व के मैकेनिज्म को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और बाबा साहब भी बहुत अच्छी तरह समझते थे कि समाज को सिर्फ राजनीतिक समझौतों से नहीं जगाया जा सकता। इसके लिए जमीनी स्तर पर चेतना जगानी होगी। इसलिए उन्होंने पत्रकारिता का सहारा लिया। मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार निकाले। हमारे पास मौजूद दस्तावेजों में उनका एक बहुत ही प्रभावशाली कोट दिया गया है। हाँ, वो कोट? उन्होंने कहा था, जो अपना इतिहास नहीं जानते वे कभी इतिहास नहीं बना सकते। ये वाक्य अपने आप में एक पूरा दर्शन है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब तक कोई समाज अपनी वर्तमान दुर्दशा के ऐतिहासिक कारणों को नहीं समझेगा, वो कभी भी उस दुर्दशा से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज सकता। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो सड़कों पे सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, जो पानी के लिए सत्याग्रह कर रहा है, पत्रकारिता कर रहा है, लेकिन वही व्यक्ति देश के आर्थिक विजन का निर्माता भी बन जाता है। बिल्कुल। मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि एक सामाजिक क्रांतिकारी से लेकर देश की अर्थव्यवस्था और रिजर्व बैंक की नींव रखने तक का ये सफर कैसे तय हुआ, ये कनेक्शन आखिर कैसे जुड़ता है? ये कनेक्शन उनके एकेडमिक काम में छिपा है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर मूल रूप से एक बेहद प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री थे। अच्छा। हाँ, जब 1920 के दशक में भारत में मुद्रा और वित्त की भारी समस्याएं चल रही थीं, तब हिल्टन यंग कमीशन नाम का एक रॉयल कमीशन भारत आया। उस समय ब्रिटिश भारत में रुपये के मूल्य को लेकर बहुत बहस चल रही थी। तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने इस कमीशन की मदद कैसे की?
डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में मुद्रा की स्थिरता पर बहुत गहरा शोध किया था। उनका तर्क बहुत स्पष्ट था। जब किसी देश की मुद्रा अस्थिर होती है या महंगाई बढ़ती है तो उसका सबसे पहला और सबसे घातक असर समाज के सबसे निचले तबके पर पड़ता है। अमीर आदमी तो बच जाता है। एग्जैक्टली। अमीर आदमी तो अपनी संपत्ति बचा लेता है, लेकिन रोज कमाने खाने वाले की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। इसलिए उन्होंने कमीशन के सामने एक ऐसे केंद्रीय बैंक की रूपरेखा पेश की जो सरकार के रोजमर्रा के दबावों से मुक्त होकर देश की मुद्रा को स्थिर रख सके। ओहो, मतलब जो सामाजिक न्याय की लड़ाई वो सड़कों पर लड़ रहे थे, वही लड़ाई वो अर्थशास्त्र के जरिए फाइलों में भी लड़ रहे थे। बिल्कुल। और उनकी इन्हीं विस्तृत सिफारिशों और आर्थिक विजन के आधार पर ही भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना का खाका तैयार हुआ। ये तो सच में मतलब अद्भुत है। और फिर जब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ तो एक नई और शायद सबसे बड़ी चुनौती सामने आ खड़ी हुई, देश का संविधान बनाना। हम उस समय के भारत की बात कर रहे हैं जहां 500 से अधिक अलग अलग रियासतें ही। हाँ, बहुत बिखरावा था सब। हर रियासत के अपने कानून, अपने राजा और अपनी परंपराएं थीं। करोड़ों लोग, अनगिनत भाषाएं और धर्म, इन सबको एक ही कानूनी धागे में पिरोना, ये काम आखिर कैसे किया गया? प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका सिर्फ कुछ पन्नों पर अच्छे कानून लिखने तक सीमित नहीं थी। असली चुनौती एक ऐसे फेडरल या संघीय ढांचे का मैकेनिज्म तैयार करना था जहां एक तरफ केंद्र सरकार के पास इतनी ताकत हो कि वह देश को टूटने से बचा सके और दूसरी तरफ राज्यों के पास इतनी स्वायत्ता हो कि वे अपने लोगों का विकास कर सके। उन्हें एक सदियों से बटे हुए समाज को एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र में बदलना था। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने नागरिकों के अधिकारों और सुरक्षा की एक मजबूत कानूनी दीवार खड़ी की। खासकर अगर हम अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 की बात करें, जिसे उन्होंने खुद संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। हाँ, और ऐसा क्यों? मतलब बाकी अधिकारों से ज्यादा इससे क्यों महत्व दिया गया? क्योंकि देखिए, अगर संविधान आपको समानता का, बोलने की आज़ादी का अधिकार दे दे, लेकिन जब कोई ताकतवर इंसान या खुद सरकार आपके उन अधिकारों को छीने और आपके पास बचाव का कोई कानूनी रास्ता ही ना हो, तो वे अधिकार महज कागज पर लिखे सुंदर शब्द रह जाते हैं। बात तो सही है। अनुच्छेद 32 वो मैकेनिज्म है जो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। ये अधिकारों को लागू करवाने की गारंटी है। बिना उपाय के कोई अधिकार नहीं होता। क्या बात है। और सिर्फ यही नहीं, महिलाओं के अधिकारों के लिए उन्होंने जो हिंदू कोड बिल की लड़ाई लड़ी, वो आज के आधुनिक भारत की एक बहुत बड़ी नींव है। हिंदू कोड बिल उस समय के हिसाब से एक बेहद क्रांतिकारी कदम था। इसके जरिए महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार देने, विवाह और तलाक के कानूनों को समानता के आधार पर तय करने और गोद लेने के नियमों में सुधार का प्रयास किया गया। लेकिन इसका तो बहुत विरोध हुआ था ना? हाँ, उस समय रूढ़िवादी समाज द्वारा इसका भारी विरोध हुआ। विरोध इतना कड़ा था कि बिल पास न हो पाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया था। लेकिन उनका विजन इतना स्पष्ट था कि बाद में आने वाले सालों में यही बिल अलग अलग टुकड़ों में पास किया गया। हम सबके लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो समाज को समझना चाहते हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे आज के दस्तावेजों ने डॉक्टर अंबेडकर की 5 बहुत ही महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र किया है जिन्हें जरूर पढ़ा जाना चाहिए। हाँ, वो किताबें बहुत जरूरी हैं। पहली है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दूसरी हु वर द शूद्रास, तीसरी द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की, चौथी बुद्धा एंड हिज धम्मा और पांचवी है थॉट्स ऑन पाकिस्तान। ये किताबें केवल अकादमिक अध्ययन के लिए नहीं है। ये हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा समाज कैसे काम करता है। ये जानकारी आज इसलिए भी बहुत प्रासंगिक है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के दिए गए विचार और कानून आज भी हमारे रोजमर्रा के जीवन को चलाते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ से मैं एक अलग दिशा में मुड़ना चाहता हूँ। हमने देखा कि कैसे 14 अप्रैल का दिन राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विफलताओं को ठीक करने और अधिकारों का फ्रेमवर्क बनाने का दिन रहा। लेकिन अगर हम आज के नोट्स को आगे पढ़ें तो पता चलता है कि यही वो दिन है जो वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी व्यवस्था की विफलता और उसके बाद के सुधारों का गवाह बना। चलिए 1912 में चलते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जिसके बारे में बड़े गर्व से कहा गया था कि भगवान भी इसे नहीं डुबो सकता। इतिहास के पन्नों में जो विवरण दर्ज है वो सच में खौफनाक है।
14 अप्रैल 1912 की रात ठीक 11:40 पर टाइटैनिक एक हिमखंड यानी आइसबर्ग से टकराता है और अगले दिन सुबह 2:20 पर वो पूरी तरह डूब जाता है। उस रात 1500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, ये वैसा ही था जैसे कोई आज के समय में एक अत्याधुनिक बुलेट ट्रेन बना ले, लेकिन उसमें ब्रेक लगाना ही भूल जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि ये ट्रेन तो कभी पटरी से उतर ही नहीं सकती। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक जहाज का डूबना नहीं था, ये इंसान के अति आत्मविश्वास और तकनीकी अहंकार का डूबना था। दस्तावेज बताते हैं कि जहाज के वायरलेस ऑपरेटर्स यात्रियों के महंगे और निजी संदेश भेजने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने आसपास के जहाजों द्वारा दी गई बर्फ की चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो लाइफ बोट्स की थी, है ना? बिल्कुल। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग थे, लेकिन लाइफ बोट्स केवल 1178 लोगों के लिए ही रखी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ज्यादा लाइफ बोट्स रखने से जहाज के डेक की सुंदरता खराब हो जाएगी। ये तो सरासर पागलपन है। और यही वो बिंदु था जहां दुनिया की आंखें खुलीं। इस भयानक त्रासदी के बाद ये महसूस किया गया कि महासागरों में इंसानी जीवन की सुरक्षा के लिए कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय कानून है ही नहीं। इसी के परिणाम स्वरूप सोलास, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी कानून का जन्म हुआ। तो सोलास ने असल में क्या बदलाव किए? इसने पूरे समुद्री यातायात का मैकेनिज्म बदल दिया। सोलास ने ये कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया कि हर जहाज पर सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स होनी ही चाहिए। साथ ही रेडियो उपकरण 24 घंटे चालू रहने चाहिए और संकटकालीन संदेशों को, जिन्हें डिस्ट्रेस सिग्नल्स कहते हैं, हमेशा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यानी एक भयानक आपदा ने सिस्टम की खामियों को उजागर किया और अंततः समुद्री यात्राओं को हमेशा के लिए सुरक्षित बना दिया। आपदा से सुरक्षा तक का सफर। और अगर आप महासागरों से नजर हटाकर सीधा आसमान की तरफ देखें तो 14 अप्रैल का एक और बड़ा मुकाम हमारे सामने आता है। साल 1981, नासा का स्पेस शटल कोलंबिया मिशन। आज नष्ट हो जाते थे या समुद्र में गिर जाते थे। ये बहुत ही महंगा सौदा था। कोलंबिया स्पेस शटल ने पहली बार यह साबित किया कि हम अंतरिक्ष में कोई ऐसा यान भेज सकते हैं जो एक हवाई जहाज की तरह लौटकर जमीन पर सुरक्षित वापस आ सके। अरे वाह! और जिसे भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए बार बार इस्तेमाल किया जा सके। इस रीयूजेबिलिटी के मैकेनिज्म ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की पूरी अर्थनीति और संभावनाओं को ही बदल कर रख दिया। जमीन, समंदर और आसमान, 14 अप्रैल ने सब कुछ देखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, धरती पर हमारी सेहत के मोर्चे पर भी ये दिन एक खास चेतावनी लेकर आता है। रिसर्च नोट्स में विश्व चगास दिवस का भी उल्लेख किया गया है। जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा ये दिन मनाया जाता है। चगास एक बीमारी है जो एक कीड़े के काटने से होती है और मुख्य रूप से ये लैटिन अमेरिका के गरीब इलाकों तक ही सीमित थी। इसे साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण सालों तक पता नहीं चलते। तो फिर ये एक वैश्विक मुद्दा कैसे बन गई? वैश्वीकरण और यात्राओं के कारण लोग एक देश से दूसरे देश गए और ये बीमारी दुनिया भर में फैलने लगी। WHO का 14 अप्रैल को इस दिन के रूप में चिन्हित करना इस बात का प्रतीक है कि आज की जुड़ी हुई दुनिया में किसी एक दूर दराज इलाके की बीमारी सिर्फ वहीं की समस्या नहीं रह गई है। हमें वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के प्रति एक सामूहिक व्यवस्था बनानी होगी। तो इस सब का असल मतलब क्या है? सिस्टम की खामियों और वैज्ञानिक खोजों के इस पूरे सफर के बाद जब हम वापस ज्ञान और साहित्य की दुनिया में आते हैं तो आज के नोट्स हमें एक और महान शख्सियत से मिलवाते हैं। 14 अप्रैल उनकी पुण्यतिथि है। हम बात कर रहे हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन की। ज्ञान की खोज और दुनिया को समझने का जो जुनून उनके भीतर था वो सच में अतुलनीय है। उनके बारे में जो विशिष्ट विवरण है वो किसी भी इंसान को हैरान कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो 26 नहीं पूरे 36 भाषाएं जानता था। हाँ, 36 भाषाएं, मतलब सोचिए। और सिर्फ कमरे में बैठकर किताबें नहीं पढ़ी उन्होंने तिब्बत की बेहद खतरनाक यात्राएं की। उस समय जब न कोई पक्के रास्ते थे, न आधुनिक सुविधाएं थीं। अपनी जान जोखिम में डालकर डाकुओं और बर्फीले तूफानों का सामना करते हुए वे विलुप्त हो रही पुरानी बौद्ध पांडुलिपियों को खच्चरों पर लादकर भारत वापस लाए। उनकी घुमक्कड़ी, जिसे हम वंडरलस्ट कह सकते हैं, कोई सामान्य पर्यटन नहीं था। वो ज्ञान की तलाश में की गई एक अनंत यात्रा थी।
उनका मानना था कि बिना यात्रा किए, बिना दुनिया की अलग-अलग संस्कृतियों को जमीन पर देखे, इंसान का नजरिया कभी व्यापक नहीं हो सकता। वो एक ऐसा जीवन था जो इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि दुनिया के अनुभवों में बसता है। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत अध्ययन का सार निकालें, तो बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि 14 अप्रैल को क्या-क्या हुआ। बात यह है कि ये सभी घटनाएं हमें एक समाज के रूप में क्या सिखाती हैं। बिल्कुल। 14 अप्रैल केवल कैलेंडर पर एक लाल रंग की छुट्टी का दिन नहीं है। ये दिन है डॉक्टर अंबेडकर के सोशल डेमोक्रेसी या सामाजिक लोकतंत्र के विजन को याद करने का। ये सिर्फ वोट देने के अधिकार तक सीमित नहीं है। ये समाज में हर दिन समानता और भाईचारे को जीने का नाम है। और ये हमारी अपनी जिम्मेदारी को समझने का भी दिन है। ये समझने का दिन है कि जो नागरिक अधिकार आज हमें बहुत सामान्य लगते हैं, जो समुद्री सुरक्षा कानून आज हर जहाज को सुरक्षित बनाते हैं, उनके पीछे सदियों का संघर्ष, व्यवस्थाओं की विफलताएं और लोगों का पूरा जीवन लगा हुआ है। सही कहा आपने। और हमारे आज के दस्तावेजों में दिए गए उस शक्तिशाली मंत्र को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह मंत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना दशकों पहले था। बिना शिक्षा के आप अपने अधिकार नहीं जान सकते, बिना संगठन के आप लड़ नहीं सकते और बिना संघर्ष के आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा पैटर्न हमारे सामने रखती है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करती है। वो क्या है? आज हमने देखा कि चाहे वो अछूतों का सदियों का भयानक संघर्ष और पीड़ा हो, जिसके गर्भ से दुनिया के सबसे महान और समावेशी संविधान का जन्म हुआ हो, या फिर टाइटैनिक जैसी दिल दहला देने वाली त्रासदी हो, जिसके बाद जाकर इंसान की नींद खुली और 16 जैसे सुरक्षा कानून बने। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मानव जाति बड़े संरचनात्मक और सकारात्मक बदलाव तभी लाती है जब वो किसी गहरे संकट या त्रासदी से गुजरती है। ये एक बहुत ही चुभने वाला सवाल है। आज के समय में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों, जलवायु परिवर्तन या नई वैश्विक महामारियों जैसी अभूतपूर्व चुनौतियों के मुहाने पर खड़े हैं, बिल्कुल, क्या हम फिर से किसी नए टाइटैनिक के डूबने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम इन नई तकनीकों और पर्यावरण के लिए कड़े कानून बना सकें? क्या प्रगति करने के लिए हमें हमेशा एक नई आपदा की भारी कीमत चुकानी ही पड़ती है? या फिर हम इतिहास के इन पन्नों से इन 14 अप्रैल की घटनाओं से सीखकर बिना किसी त्रासदी का इंतजार किए समय रहते जाग सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। क्या हम सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले समाज बनेंगे या भविष्य को सुरक्षित करने वाले? सोचिएगा जरूर।